हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो विशेष रूप से जून के महीने का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन ए है आपका, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी में है, यह रिपोर्ट को वर्ष 2006 में जारी किया जा रहा है। सी में है, सतत विकास लक्ष्य की प्रगति में नॉर्डिक देश अग्रणी है। ऑप्शन डी, 2024 के रिपोर्ट में भारत 109वें स्थान पर है। इसका जो सही आंसर है वह है आपका बी। सही आंसर है आपका बी। यह रिपोर्ट 2006 नहीं बल्कि 2016 से जारी किया जा रहा है। सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। SDSN द्वारा 2016 से यह प्रकाशित किया जा रहा है। यूएनओ के 193 देशों की प्रगति की समीक्षा करी जाती है और यह प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है रिपोर्ट। UNHDSN की स्थापना 2012 में किया गया था। यह जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अधीन कार्य करता है। यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसका माध्यम है शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग। इस सूची में नॉर्डिक देश अग्रणी है। इस बार जो रिपोर्ट जारी किया गया था 2024 में, इसमें 166 देशों में भारत का स्थान जो है वह 109वां था। ये उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका कि 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए 74 महिला सांसदों का चयन हुआ है, जो निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% है। दूसरा इसमें कथन है, भारत में महिला सांसदों की संख्या के लिहाज से विश्व में दूसरा देश है। इसके जो ऑप्शन है सत्य कथन चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका जो सही आंसर है वो सत्य कथन केवल ए। पहला कथन सत्य है, दूसरा इसमें गलत दिया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव जो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक हुई, याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी कभी कभी लगातार डेट भी देती है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक ये चली है। कुल 7 चरण में चुनाव हुए हैं। 7 चरण इंपॉर्टेंट है। इसका जो परिणाम घोषित किया गया वह 4 को किया गया था। 4 जून को परिणाम 4 जून को घोषित किया गया। 2024 में जो लोकसभा के लिए जो चुनाव किया गया था उसमें कुल 74 महिला सांसद इसमें चयन हुई है। तो इस लिहाज से पहला कथन स्टेटमेंट सही है। अगर कुल संख्या के आधार पर देखा जाए तो कुल संख्या में जो यह है लोकसभा की निर्वाचित संख्या उसका 13.63% आता है। 2019 की तुलना में यह 4 सीट कम है। इस बार महिला 4 कम है। लेकिन अगर तुलना किया जाए 1952 में हुए पहली आम चुनाव तो प्लस 52 महिलाएं इस बार अधिक हुई है। इसके अलावा अगर संख्या के लिहाज से देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 46% महिला सांसद हैं जिनका चयन हुआ है। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में 35%, अमेरिका में 29%। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो महिला सांसद जो चुन के गई हैं भारत में वो दूसरा नहीं है। तो स्टेटमेंट केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में निम्न में से किसका चयन किया गया है। नित्यानंद राय, सुब्रमण्यम जयशंकर, सी है ओम बिरला और डी है श्री मनोहर लाल। आपका जो सही आंसर है यह सी ओम बिरला। 26 जून 2024 को
2024 को लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया गया और हम लोग जानते हैं कि इसका जो डेट घोषित किया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। इस बार भाजपा सांसद हैं ओम बिरला, उनका चयन किया गया और ये लगातार दूसरी बार उनका चयन है, सेकेंड टाइम इनका चयन किया गया है। अब सवाल यहां से और भी बन सकते हैं, क्या लगातार चयन करने वाले ये पहले स्पीकर हैं? तो नहीं, इनसे पहले भी लगातार 2 बार कई लोग बन चुके हैं, जिनमें पहला नाम आता है M.A. आयंगर। ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लोकसभा चुनाव में बने थे। इसके अलावा दूसरे हैं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, ये चौथा और पांचवा बने थे। फिर है बलराम जाखर, ये बने थे 7वीं और 8वीं लोकसभा में। फिर है GMC बाल योगी और ये बने थे आपके 12वें और 13वें में। और फिर है ओम बिरला जो 17वीं और 18वीं में बने हैं। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भी 2 बार अध्यक्ष बने हैं, लेकिन वह लगातार ना होकर अलग अलग बने थे, 4थी और 6ठी में। इन लोगों का कार्यकाल सभी का ऐसा नहीं है कि 2 बार लगातार पूर्ण काल तक रहे हों, बीच में भी हटना पड़ा है। लेकिन क्वेश्चन यहां यह भी बन सकता है कि सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो रहने वाले हैं बलराम जाखर, सबसे लंबे समय तक रहे थे और ये कुल 9 वर्ष 329 दिन तक रहे थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपका। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केरल द्वारा अपना नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? केरलम, कोवलम, केरल्य, केरकुलम। और इसका सही आंसर है केरलम, ए। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपने राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरलम जो नाम है वो वास्तव में केरल का मलयाली भाषा नाम है, केरल का ही मलयाली भाषा में केरलम नाम आता है, इसलिए इसका नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यूज़पेपर के सुर्खियों में रहे प्रेस्टन कर्ब का संबंध निम्न में से किससे है? अगर जो न्यूज़पेपर पढ़े होंगे बिल्कुल लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ए, प्रति व्यक्ति आय और गरीबी। ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी। सी, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। डी, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय ह्रास को दिखाता है। और इसका जो सही आंसर है वह है सी, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। प्रेस्टन कर्व एक ग्राफिकल निरूपण है जो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और उसकी औसत जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध को दर्शाता है। यह कर्व अमेरिकी अर्थशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, सैमुअल एच प्रेस्टन द्वारा 1975 में दिया गया था। 1975 में उन्होंने अपने शोध पत्र मृत्यु दर और आर्थिक विकास के स्तर के बीच बदलते संबंध में प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, जून 2024 में कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। दूसरा कथन है कि तमिलनाडु स्थित यह शहर एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में यहां से प्रति वर्ष 400 से 500 किताबें प्रकाशित होती है।
कूट है सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है आपका केवल एक ए, बी में केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, और डी ना तो एक ना ही दो। और आपका जो सही आंसर है वह है ए, केवल एक। आइए व्याख्या देखते हैं इसका। देखिए, पहला तो आप यही समझिए कि यह तमिलनाडु में स्थित नहीं है, इस प्रकार दूसरा कथन ही आपका गलत हो जा रहा है। यह वास्तव में केरल में स्थित है, केरल के कोझिकोड। तो इस प्रकार देखें तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। व्याख्या है कि उत्तर केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में जगह मिली थी। कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 प्रकाशन गृह तथा प्रति वर्ष 400 से 500 किताबें यहां से प्रकाशित होती है। तो इस लिए इसे यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो मनाया गया था वह किस थीम के साथ मनाया गया है? ए, मानवता के लिए योग, दूसरा है सद्भाव और शांति के लिए योग, तीसरा स्वयं और समाज के लिए योग, और डी है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और इस बार जो थीम था वह है सी, स्वयं और समाज के लिए योग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली सार्वभौमिक मांग को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को संकल्प संख्या 69/131 द्वारा इसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2015 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। 2015 का जो थीम था वो था सद्भाव और शांति के लिए योग। इस वर्ष जो थीम है वह है स्वयं और समाज के लिए योग। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष जो मनाया गया था थीम, एक्चुअली वह विदेश मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय द्वारा एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? पिछली बार देखिएगा 69 बीपीएससी में एक मेला पूछा था, इसलिए जो इंपॉर्टेंट मेला है उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। और सही आंसर है डी, असम। असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में वार्षिक अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, कामाख्या मंदिर जो है उसमें कामाख्या मंदिर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यह जो है 4 दिवसीय मेला है, 4 दिवसीय मेला प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। देवी मां के मासिक धर्म को यह चिन्हित करता है। यह जो मेला है वह देवी मां के मासिक धर्म को चिन्हित करता है। ठीक है। कामाख्या मंदिर जो है असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, यह भी कभी पूछा जा सकता है, नीलाचल पहाड़ी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न में कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि यह जो मेला आयोजन किया जाता है नीलाचल पहाड़ी पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सा कथन नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। इस विश्वविद्यालय का जो पुनर्निर्माण किया गया उसमें भारत के अलावा 17 देशों ने मिलकर इसको किया। पहला स्टेटमेंट।
दूसरा कथन है या ऑप्शन बी में है आपका, यह विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। सी ऑप्शन है, यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन है आपका, इसकी स्थापना स्कंदगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। और इसमें सही आंसर है, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। यह कथन असत्य है। स्कंदगुप्त प्रथम ने नहीं बल्कि कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन था। लेकिन होता क्या है, कभी कभी पढ़ने के दौरान बारीकी से चीजों को नहीं देखी जाती है तो गलत होने का संभावना रहता है। तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। भारत के अलावा 17 अन्य देशों ने इसके पुनर्निर्माण में सहायता की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। यह विश्वविद्यालय में योगाचार और सवासितवाद जैसे प्रमुख बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। नालंदा को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका यह व्याख्या रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एंजल टैक्स का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए, किसी भारतीय द्वारा विदेशी सूचीबद्ध कंपनियों में लगाया गया पूंजी पर लिया जाने वाला कर, किसी भारतीय द्वारा विदेशी गैर सूचीबद्ध कंपनियों में लगाया गया पूंजी पर लिया जाने वाला कर, भारतीय गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर, भारतीय सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर। सही इसका आंसर होगा सी, भारतीय गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है ये एंजल टैक्स। चर्चा में क्यों है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने केंद्रीय बजट सुझाव में एंजल टैक्स को समाप्त करने की सिफारिश की थी, इसलिए काफी चर्चा में था। पहली बार एंजल टैक्स 2012 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हम लोग रोज 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे, तो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।